मूवी स्टार्ट होती है तो हमें दिखाया जाता है वेस्ट वर्जीनिया का दूर दराज का जंगल, जहाँ सड़क किनारे एक कपल रिच और हैली क्लाइंबिंग कर रहे थे। रिच ऊपर पहुंच जाता है और उसे नजर आता है गंदे पानी का तालाब। रिच अपनी खुशी का इजहार करते हुए हैली को जल्दी ऊपर आने का इशारा करता है, लेकिन हैली का पाँव स्लिप हो जाता है और वो हवा में लटक जाती है। वो खुद को किसी तरह संभाल लेती है। अब वो रिच को अपनी मदद के लिए आवाज देती है। उसे सामने ना पाकर वो परेशान हो जाती है। तभी उसके फेस पर कुछ खून के कतरे गिरते हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। इसकी नजर रिच पे पड़ती है, जिसे कोई उठाकर नीचे फेंक देता है। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कोई उसे बहुत तेजी से ऊपर खींचने लगता है। हैली जल्दी से अपनी रस्सी काट देती है और खुद को संभालने की कोशिश करती है, और वो संभल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है, जहाँ उसकी नजर रिच की लाश पर पड़ती है और वो रोने लगती है। तभी पहाड़ी से अजीबोगरीब आवाजें आने लग जाती है और वो अपनी जान बचाते हुए गाड़ी की तरफ भागती है। तभी उसका पाँव एक नुकीली तार में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाती है, और फिर किलर उसे घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। अब हमारी नजर इस इलाके में हो रही वारदातों की तरफ जाती है, जहाँ न्यूज में एक के बाद एक गाड़ी के लापता होने की बात होती है। यहाँ तक कि लोग इस इलाके को सिरसता भी कहने लग गए। अब हम दोबारा इस इलाके से एक गाड़ी को गुजरता देखते हैं। यहाँ अब हम कैरिस को देखते हैं, जो अपने इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर जा रहा होता है। सफर के दौरान वो एक ट्रैफिक जैम में फंस जाता है और ट्रैफिक को आगे ना बढ़ता देखकर वो खुद को लेट पाता है। अब वो अपनी गाड़ी से उतरकर अगली गाड़ी की तरफ जाता है और उसके ड्राइवर से ट्रैफिक जैम की वजह पूछता है, और वो ड्राइवर उसे बताता है यहाँ से 5 मील दूर एक केमिकल ट्रक पलट गया है, जिसकी वजह से इसे कई घंटे यहीं गुजारने पड़ेंगे। ये सब सुन के कैरिस काफी परेशान हो जाता है। वापस आकर वो अपनी गाड़ी में बैठता है और इतनी ट्रैफिक को देखकर अपनी गाड़ी को वापस घुमा लेता है। लेट हो जाने की खबर वो अपनी कंपनी को देना चाहता है, पर पहाड़ी इलाके होने की वजह से फोन कट हो जाता है। फोन की तलाश में अब उसकी नजर एक गैस स्टेशन के बोर्ड पर पड़ती है और वो अपनी गाड़ी वहां ले जाता है। रास्ते में उसे एक के बाद एक लावारिस गाड़ियां नजर आती हैं और इनके पास से गुजरते हुए एक गैस स्टेशन पर वो पहुंचता है। उसे गैस स्टेशन का मालिक नजर आता है, जो किसी बीमारी में मुब्तला होता है। वो गाड़ी से उतरकर कंपनी वालों को इत्तला करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन डेड होने की वजह से वो राब्ता नहीं कर पाता। अब वो गैस स्टेशन के मालिक से शहर की तरफ दूसरे जाने वाले रास्ते के बारे में पूछता है, पर वो इसकी बातों को इग्नोर कर देता है। तभी इसकी नजर वहां पर लगे एक नक्शे की तरफ जाती है, जहां उसे शहर की तरफ जाता एक कच्चा रास्ता दिखाई देता है। अब वो गैस स्टेशन के मालिक से इस रास्ते के बारे में पूछता है, तो वो उसे इस रास्ते पर जाने की सलाह दे देता है। अब वो गाड़ी लेकर इस रास्ते की तरफ रवाना हो जाता है, जहाँ वो घने जंगलों से होता हुआ एक इंटरसेक्शन में पहुंच जाता है। अब वहाँ उसकी नजर एक शॉर्टकट रास्ते के बोर्ड पे पड़ती है। वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, पर फिर भी वो अपनी गाड़ी को कच्चे रास्ते की तरफ ले जाता है। इसकी नजर एक मरे हुए हिरन पर जाती है, जिसे देखने के चक्कर में इसकी गाड़ी सामने वाली गाड़ी से टकरा जाती है, जिसकी वजह से दोनों गाड़ियों का बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है, लेकिन कैरिस इस हादसे में बच जाता है। अब इस गाड़ी के मालिक शोर सुनकर इसकी तरफ आते हैं और वो इसका हाल पूछते हैं। कैरिस खुद को संभालता है और इनसे माफी मांगता है और नुकसान की रकम देने की बात करता है, और साथ ही वो इनसे बीच सड़क में गाड़ी खड़ी करने की वजह पूछता है, जहाँ फ्रांसिन उसे बताती है कि सड़क पर किसी ने नुकीली तार बिछा रखी थी, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी का एक टायर फट गया है। अब इनकी एक फ्रेंड पिछले गैस स्टेशन पर जाकर कॉल करने का कहती है, लेकिन कैरिस उन्हें वहां जाने से मना कर देता है। सभी आगे चलने लगते हैं, लेकिन इवान और फ्रांसिस गाड़ियों की हिफाजत के लिए वहीं रुक जाते हैं। रास्ते में चलने के दौरान उनकी नजर सड़क पर मरे हुए नेवले की तरफ जाती है, जिसे देखकर लगता है कि उसे दरमियान में से किसी ने चीरकर फेंक दिया हो। थोड़ी दूर जाकर इन्हें गाड़ियों के जलते हुए कुछ टायर दिखाई देते हैं। कैरिस को ये सब देखकर कुछ खतरे का अंदेशा होता है और वो सबको आगे बढ़ने का कहता है। अब हम फ्रांसिन और अवान को देखते हैं, जिन्हें झाड़ियों से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। अवान झाड़ियों को देखने के लिए आगे बढ़ता है। फ्रांसी उसे सामने ना पाकर परेशान हो जाती है। उसे ढूंढने के लिए वो उसके पीछे चली जाती है, जहाँ चलते चलते उसकी नजर अवान के एक जूते पर पड़ती है। वो जैसे ही थोड़ा और आगे जाती है तो उसे वहाँ कटा हुआ कान दिखाई देता है। वो इसे देखकर काफी डर जाती है और रोने लग जाती है। तभी वो किलर पीछे से आकर इसे मार देता है। वहीं हम बाकी लोगों को रोड के आखिर में देखते हैं, लेकिन चारों मदद के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते वो एक घर के पास पहुंचते हैं। हेल्प मांगने के लिए वो सब घर की तरफ चलते हैं। कैरिस इतनी सारी गाड़ियां देखकर परेशान हो जाता है और हेल्प मांगने के लिए घर का दरवाजा नॉक कर उन्हें पता चलता है कि घर में कोई भी नहीं है। वो फोन के लिए घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ उनकी नजर
खाने के मेज पर पड़ती है, जिसे देखकर लगता है कि बरसों से इस घर की सफाई नहीं हुई। और दूसरी तरफ उन्हें ग्लासेस और कार्स की कीज मिलती हैं। जैसे ही फ्रिज को खोलता है वो दंग रह जाता है। फ्रिज में हम बहुत सारे इंसानी अज़ा को देखते हैं और जेसी को भी एक कमरे में वही नुकीली तार मिल जाती है जिससे उनकी गाड़ी का टायर फटा था। वो चारों वहाँ से भागना चाह रहे थे, पर तभी कैरिस की नजर खिड़की से बाहर पड़ती है, जहाँ इसे एक गाड़ी उन्हीं गाड़ियों के पास से आते हुए दिखाई देती है। अब वो चारों पिछले दरवाजे की तरफ भागते हैं, पर दरवाजा लॉक होने की वजह से वो लोग काफी खौफजदा हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उस किलर को अंदर आते हुए देखते हैं। वो अंदर आकर फ्रांसीन की लाश को नीचे फेंक देता है। अब हम कैरिस और जेसी को देखते हैं, जो इस लाश को देखकर काफी डर जाते हैं। और यहाँ हम फर्स्ट टाइम इन 3 आदमखोरों को देखते हैं। वो फ्रांसीन की लाश को उठाकर टेबल पर रखते हैं और अपने तेज धार औजारों से उसे काटने लगते हैं। ये खौफनाक मंजर देखकर जैसे ही कार्ली चिल्लाने लगती है, स्कॉट उसके मुंह पर हाथ रख देता है। थोड़ी ही देर बाद वो आदमखोर लाश को खाकर गहरी नींद सो जाते हैं, जहाँ मौका पाकर सभी दबे पांव वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान एक आदमखोर की नजर इनकी तरफ पड़ जाती है, जिसे देख के ये सब भागना शुरू कर देते हैं। ये देखते ही देखते वो तीनों आदमखोर इन्हें ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं और फिर कैरिस इनकी गाड़ियाँ चुराने का प्लान करता है और वो चिल्लाते हुए इन सब का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक आदमखोर इनकी तरफ गोली चला देता है, जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर बाकी 3 हैरान रह जाते हैं। तभी हम स्कॉट को वहाँ भागते हुए देखते हैं कि तभी स्कॉट की नजर इनके ट्रक की तरफ पड़ती है और वो इनके ट्रक की तरफ भागने लग जाता है। इसी दौरान एक तीर उसके सीने के आर पार हो जाता है और वो तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं, जहाँ कुछ दूर जाकर इनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है और इन सबको वो ट्रक वहीं छोड़ना पड़ता है और वो तीनों अपनी जान बचाते हुए जंगल से सड़क की तरफ निकल पड़ते हैं। दिन से शाम हो जाती है और वो तीनों आदमखोर इनके शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ ये तीनों आराम करने के लिए रुक जाते हैं, जहाँ कार्ली इन्हें ऊपर देखने का इशारा करती है। जैसे ही वो ऊपर देखते हैं तो उन्हें एक वॉच टावर दिखाई देता है, जिसे देख के वो तीनों काफी खुश हो जाते हैं और उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं और ऊपर किसी को ना देखकर मायूस हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ वहाँ पर जेसी को एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है, जिससे वो कैरिस की मरहम पट्टी करती है और कार्ली को वहाँ पुराना रेडियो मिलता है। कार्ली उस रेडियो को ऑन करती है और मदद मांगती है, पर कोई आंसर नहीं आता। तभी कैरिस को नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो देखता है नीचे की तरफ तो वो तीनों आदमखोर वहाँ से गुजरते दिखाई देते हैं। अब वो इन तीनों को ऊपर आता देखकर टावर पर पड़ा सामान एंट्री गेट के ऊपर रखना शुरू कर देते हैं और इस गेट को बंद कर देते हैं और वो इन्हें वापस जाते हुए देखता है और कार्ली रेडियो पर अपनी लोकेशन बताती है और तभी वो आदमखोर रेडियो की वायर को तोड़ देते हैं और टावर को आग लगा देते हैं। सब कुछ जलता हुआ देखकर कार्ली अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पड़े एक बॉक्स से खिड़की को तोड़ डालती है और वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से दरख्त की तरफ कूद देते हैं, जिन्हें वो तीनों आदमखोर देख लेते हैं और इन्हें पकड़ने के लिए दरख्तों के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। आदमखोरों को अपने पास आता देखकर वो लोग एक दरख्त से दूसरी दरख्त की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ एक दरख्त को पार करने के दौरान एक आदमखोर कार्ली के नजदीक पहुंच जाता है। वो मौका देखते ही उसके चेहरे पर वार करता है और उसके 2 टुकड़े कर डालता है। अब कैरिस खुद को संभालते हुए उठता है और तभी उसे अपने पीछे एक गाड़ी का शोर सुनाई देता है, जो कि वो एक पुलिस जीप थी। वो भागते हुए इस गाड़ी को रोकता है। जैसे ही वो पुलिसमैन इसकी मदद को आगे आता है, तभी एक तीर उसकी आंख के आर पार हो जाता है। अब हम एक आदमखोर को देखते हैं जो कैरिस को मारने के लिए आता है और कैरिस अपनी जान बचाकर जीप के नीचे छुप जाता है। तभी आदमखोर इसे ढूंढने के लिए जीप के नीचे झुककर देखता है और इसे वहां ना पाकर हैरान रह जाता है। अगले ही सीन में हम इनके घर को देखते हैं, जहां इन्होंने जेसी को बांध के रखा हुआ था। जैसे ही वो वन नाइट उसे मारने लगता है, तभी उसे बाहर से किसी गाड़ी का शोर सुनाई देता है, जिसे सुनकर वन नाइट दरवाजे की तरफ बढ़ता है। तभी कैरिस इस पे हमला करते हुए गाड़ी के नीचे कुचल डालता है। गाड़ी से उतरते ही आखिरी बचे आदमखोर को वो एक नुकीली तीर से मार डालता है। कैरिस जेसी को बचाने के लिए उसको खोलने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एक आदमखोर उस पे हमला कर देता है। अब कैरिस को मरता देखकर जेसी अपने पास पड़े तीर की मदद से उसे मार डालती है। अब वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं। तभी कैरिस की नजर पुलिस कार पर जाती है, जहाँ वो गाड़ी के फ्यूल बॉक्स को निशाना बनाता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे वो पूरा घर तबाह हो जाता है। अब हम फिर इसी सड़क को देखते हैं, जिससे ये दोनों इस ट्रक में गैस स्टेशन तक पहुंचे और ट्रक को अपने पास आता देखकर स्टेशन मालिक गेट बंद कर देता है। कैरिस ट्रक से उतरता है और वहाँ पर लगे मैप को उतार देता है। वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं और यही मूवी एंड हो जाती है।